प्रणाम। आज ज्ञान कुंभ 2023 में आप सभी का स्वागत है। मैं कृष्णेंद्र कथावाचक अश्विनी जी दिल्ली वाले। आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे, वैसे तो हम बहुत कुछ करते ही रहते हैं। हम लोग ये देखो, ये यहाँ पर ना लेफ्ट में कुछ लिखा हुआ है इस ज्ञान कुंभ के। इसमें लेफ्ट में क्या लिखा है? सनातनता की यही है पहचान, करो भविष्य का खुद निर्माण। भविष्य की चिंता करोगे तभी वर्तमान संभलेगा। मतलब कमाल ये है कि इस ज्ञान कुंभ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई है वो ये निकल कर आई है कि हमें वर्तमान में रहना नहीं सीखना है। अगर हम वर्तमान में रहना सीखेंगे तो जिंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। वर्तमान में रहना तो ऑटोमेटिक होना चाहिए। मतलब कमाल है कि हम लोग वो चीज सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है कि हम लोगों को वर्तमान में रहना सीखो कि पट्टी पढ़ाई गई, पाठ पढ़ाया गया, इसमें कहीं तो झोल है। मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है इस स्टेटमेंट में कि वर्तमान में रहना सीखो। यह स्टेटमेंट वैलिड है ही नहीं। मतलब कैन यू इमेजिन कि मैं क्या कह रहा हूं कि वर्तमान में रहना सीखो वाली स्टेटमेंट वैलिड है ही नहीं। ये तो ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम वर्तमान को समझें, अगर हम काल को समझने की कोशिश करें, अगर हम काल को समझने की कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि यह स्टेटमेंट तो आपकी लाइफ में है ही नहीं। प्रणाम। तो हम बात कर रहे थे सनातनता की और वर्तमान में रहने की। इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश जब हमने शुरू की, हमारी टीम टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर के समय इस बारे में क्या कहता है, तो हमें समझ में आया आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशंस फॉर ईयर्स एंड ईयर्स के प्रेजेंट में रहना तो सीखने का तो कोई प्रोसीजर है ही नहीं, कोई तरीका ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं वर्तमान वो तो गया, जो गया वो तो पास्ट होता है, तो वर्तमान कैसे हो गया? जो जा रहा है तो उसका यूज कैसे करें, उसमें रहे कैसे? तो ये एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट है बाजार में कि वर्तमान में रहना सीखें। और इसीलिए लोग सनातनता का मतलब नहीं समझ पाए। यह एक इतना बड़ा कंफ्यूजन था जिसने सनातनता के अर्थ को ही छुपा लिया कि सनातनता का अर्थ क्या होता है। सनातनता नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती है, इसके ऊपर ही इतना बड़ा डाउट डाल दिया। पर क्या सूर्य छुप सकता है? हां, छुप तो सकता है। कैन यू इमेजिन कि सूर्य छुप सकता है? अब इसको आप मूर्खता वाली बात कहोगे या प्रैक्टिकल बात करोगे या वर्तमान में रहने वाली बात करोगे? क्या करोगे इसको, बात को कि सूर्य छुप सकता है, मैं सूर्य को छुपा सकता हूं। कितना बड़ा क्लेम कर रहा हूं मैं आज की तारीख में, पर आई एम श्योर सूर्य को मैं छुपा सकता हूं। करना क्या है? आंखें फोड़ लो, सूर्य छुप जाएगा। तो यहां पे फर्क क्या समझना है कि मैं अपने लिए सूर्य छुपा सकता हूं, दुनिया के लिए सूर्य नहीं छुपा सकता। ऐसे ही सत्य को सूर्य से रिप्रेजेंट किया गया है, और क्योंकि उसको छिपाया जा सकता है तो इसीलिए असत्य का बोलबाला होता चला जा रहा है। क्यों? असत्य को हमने एक नया नाम दे दिया, झूठ। एक नया शब्द क्रिएट कर दिया, झूठ।
तो असत्य जो कि फिर भी आपको कुछ ज्ञान दे सकता था, बता सकता था कि कुछ तो छुपा हुआ है, झूठ शब्द ने आने के बाद यह क्लियर कर दिया कि आप जो है सूर्य को छुपा सकते हो। यह गारंटी दे दी, यह गारंटी दे दी कि आप सूर्य को छुपा सकते हो। और बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। इससे हुआ क्या? आप सोचते होंगे कि बात तो बिल्कुल सही है कि बुरा मत देखो, आई एग्री। तो क्या सूर्य बुरा है? सोचकर देखो एक सवाल, क्या सूर्य बुरा है? यहां पर ये झूठ शब्द आ गया, और अगर इसको हम सत्य और असत्य के उस पर देखेंगे, सत्य और असत्य पर इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे तो पता लग जाएगा असत्य क्या है। सत्य है कि सूरज को छुपाया नहीं जा सकता। असत्य क्या है? कि मैं अपने लिए सूर्य को छुपा सकता हूं, अपने लिए। माइंड इट, माइंड द वर्ड्स। पर आप वर्ड्स को माइंड करोगे कैसे? आपने तो कान बंद कर लिए। बुरा मत सुनो। जब आपने कान बंद कर लिए तो फिर तो मतलब कभी आपने बंदर को कान बंद करते देखा है? कभी आंख बंद करते देखा है? और बंदर का दुरुपयोग हो गया। क्यों? क्योंकि एक नया शब्द क्रिएट हो गया, झूठ, जिसका के कोई मतलब है नहीं। मैंने सूर्य को छुपा दिया। क्यों? मैं अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लिया मैंने, और लाइटें जला ली, तो सूर्य तो छुप गया। ये लाइट तो ट्यूबलाइट की है, सूर्य की थोड़ी है। तो अपने लिए सत्य को छुपाना वो है झूठ। और इस बात को मार्केट में यह कह देना कि मैं सूर्य को छुपा सकता हूं, यह है असत्य। तो यहां पर एक्चुअली बात यह है कि हम लोग आज हमने भाषा तत्व को समझने के लिए आज का कथा का जो मूल वो है समझने का जो पॉइंट है आज की तारीख में हमने रखा सत्य असत्य, झूठ, इमेजिनेशन, कल्पना, मेटा वर्ल्ड, फिजियो वर्चुअल वर्ल्ड हमने रखा। आज का विषय यही रखा। और आपको सुनकर के हैरानी होगी, समझ करके हैरानी होगी। हम लोग 5 तत्वों की बात करते हैं, पर 24 मॉलिक्यूल से बना है यह संसार। 24 मॉलिक्यूल। ज्ञान 24 अगर आपने सुना हो तो कुछ होता है, ज्ञान 24 जीवन चक्र। और उसमें एक तत्व है भाषा तत्व। भाषा तत्व डिफाइन करता है आपकी फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी ऑफ ईयर्स। फिल्ट्रेशन कैपेबिलिटी ऑफ ईयर्स, कानों की सुनने की क्षमता, फिल्टर करने की क्षमता, सुनना और फिल्टर करना। और भाषा तत्व डिफाइन करता है आपके बोलने की क्षमता। क्या बोलना है, फिल्ट्रेशन। कान 2 दिए गए हैं और मुंह 1 दिया गया है। इसका कारण है
ऐसे ही नहीं है, ये दिए गए हैं दोनों का, दो कान और एक मुंह क्यों दिया गया है, इसका कारण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। 360 डिग्री का अगर हम माने सर्कल, मानना ही पड़ेगा, कोई हल नहीं है। तो आप जब कम्युनिकेट करते हो तो अपने सामने वाले से कम्युनिकेट करते हो। सामने वाले से क्यों, पीछे क्यों नहीं? तो पीछे इसलिए नहीं कि आप जो बोल रहे हो उसकी डायरेक्शन सेट है। आप सामने वाले को देख सकते हो। कहते हैं कि अपने दोष देखो, वो अपने दोष कैसे देखोगे? नहीं देख सकते। तो सनातनता कहती है कि आप दोष दूसरों के देखो। सनातनता कहती है कि आप दोष दूसरों के देखो, परंतु अपने में मत आने देना उसको। दोष दूसरों के देखो, परंतु अपने में मत आने देना उनको। यह है मूल, सनातनता का मूल यह है। दूसरों को दूसरों के दोष में बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपने में नहीं आने देना है। और दूसरों को मुंह एक दिया है क्योंकि ज्ञान बांटने के लिए दिया गया है ये। और भाषा तत्व का जब तक आप समझोगे नहीं, उपयोग नहीं करोगे, तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और क्या बोलना चाहिए। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, अज्ञान बांटोगे तो अपना नुकसान करोगे। ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, अज्ञान बांटने की कोशिश करोगे तो आपको अपना नुकसान होने लगेगा। इसीलिए भाषा तत्व को समझने की कोशिश ही नहीं करी हमने, छोड़ दिया उसको। क्यों? क्योंकि हमें वो किसी को गलत दिशा दिखाने में हेल्प नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि अपने को नुकसान होगा। अगर मैं किसी को गलत दिशा दिखाता हूं तो नुकसान मुझे होगा पहले। कहते हैं कि जब आप चोरी का विचार आपके दिमाग में आया, विचार में आया, चोरी का विचार आपके पास आया, आपके मन में आया, अब मन में आया, दिमाग में आया, मैं नहीं कहता इस बात को, आप अपने आप समझे कि कहां आता है विचार। तो उस विचार ने अब मेरे को डिसीजन लेना है कि मुझे चोरी करनी है कि नहीं करनी है। और यदि मैं ये डिसीजन लेता हूं, समय चाहे कितना भी लूं डिसाइड करने में कि मुझे चोरी करनी है कि नहीं करनी है। बात यहां पर वो नहीं हो रही है कि आपने टाइम कितना लिया है डिसाइड करने में। बात यह हो रही है कि आपने डिसाइड करना है कि चोरी करूं या ना करूं। विचार तो आ गया। एक इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। एग्जाम्पल क्या, एक वो है एपिसोड है देखा हुआ जिंदगी के सामने। एक ज्वेलर थे, कहीं पर तो थे, एक ज्वेलर थे, उनके यहां पर बैठे थे, ऐसी बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी इनफैक्ट आई वुड से। तो उन्होंने कहा अब ज्वेलर है तो ज्वेलरी खरीदने के लिए तो वो लोग जाएंगे ना जो जिनके पास पैसा होगा, स्पेयर पैसा होगा खाने पीने से, खाना पीना रहना रोटी कपड़ा मकान, जब ये सब कुछ होगा उसके बाद जो पैसा बचेगा तो ज्वेलरी का सोचेंगे।
तो वो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, और ऐसा कभी हो जाता है, महीना मतलब महीने 2 महीने में ऐसा हो जाता है, महीने 2 महीने में, 6 महीने में, मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ और एक ही व्यक्ति के साथ हुआ, एक ही प्राणी के साथ हुआ। अब मैं यहां पे जेंडर नहीं कहूंगा क्योंकि लोग जेंडर की डिस्क्रिमिनेशन की बात करने लगेंगे। ज्वेलरी शॉप पर ज्यादातर कौन जाता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम जब रात को स्टॉक टेकिंग कर रहे थे, देखो उनको कुछ नहीं पता, सारा दिन दुकान चली, कुछ नहीं पता ही नहीं है, सेल परचेज, पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, सिस्टम है, जो सिस्टम सेट है, और करीब 50 दुकान वो है सेल्समैन, 40 होंगे 30 होंगे, काफी है, हर काउंटर के ऊपर एक बैठा हुआ है। तो जब रात को स्टॉक टेकिंग कर रहे थे दुकान के बंद होने के बाद, उस दिन के लिए दुकान का बढ़ाने के बाद, तो उन्होंने पाया कि कान के बुंदे डायमंड रिंग जो करीब करीब 1.5 लाख रुपए के होंगे वो मिसिंग है, उनका हिसाब नहीं मिल रहा है। तो अब ये तो चिंता का विषय है कि 1.5 लाख रुपए के डायमंड्स की चोरी, यानी एक हफ्ते का प्रॉफिट गया, एक हफ्ते का प्रॉफिट गया, और कंप्लेंट कर नहीं सकते पुलिस को। क्यों? प्रूफ बहुत मुश्किल काम है। तो फिर उन्होंने बैठ करके सीसीटीवी को देखना शुरू किया। सीसीटीवी कंपलसरी है ही है ज्वेलरी शॉप में, मेरे ख्याल से पुलिस की तरफ से ही इंस्ट्रक्शंस है, कानून की तरफ से। तो देखा कि एक कस्टमर, अगेन जेंडर का नाम, जेंडर नहीं बताऊंगा मैं, एक कस्टमर चुपके से उसने, मतलब अब टीवी कैमरा तो रिकॉर्ड कर रहा है, उसको क्या पता क्या हो रहा है, जिसने उस दुकान से तकरीबन 10-12 लाख रुपए का सामान खरीदा और पेमेंट करी, और सीसीटीवी दिखा रहा है कि एक पेयर उसमें से चुपचाप रख लिया, जो भी कैमरे ने दिखाया, टीवी ने दिखाया, सीसीटीवी के टीवी पार्ट ने, वो उनके रेगुलर कस्टमर्स में से हर साल 15-20 लाख की ज्वेलरी खरीदते ही थे, खरीदी ही जाती थी उस कस्टमर के द्वारा। तो अब वो ये सोच करके परेशान कि अब करे क्या। कंप्लेंट नहीं कर सकते, करना नहीं चाहते, कर सकते हैं पर करना नहीं चाहते क्योंकि कस्टमर इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने सोचा चल 1.5 लाख का नुकसान है तो जाने दो। तो फिर दिमाग में आया, किसी ने कहा, अब इतने सारे लोग बैठे थे, क्योंकि सेल्समैन जा नहीं सकते जब तक के स्टॉक ना मिल जाए या जब तक पता ना लग जाए कि क्या हुआ, कोई भी नहीं दुकान छोड़ के जा सकता, ये तो नियम है। तो एक ने कहा कि सर अगली बार भी ये हो सकता है, और संभावना तो हो ही गई क्योंकि एक बार हुआ तो कोई रिपीट तो हो ही सकता है। तो सोच सोच करके उन्होंने एक सिस्टम बनाया, जो थे समझदार तो थे ही, नेचुरली ज्वेलरी का काम कर रहे हैं, समझदार तो होंगे ही होंगे। और उनके घर पर कोई गया, खुद ही गए होंगे शायद, और उन्होंने कहा जी कल आप जो सामान लाए थे ना उसमें गलती से एक सेट चला गया, तो आप अपना सामान चेक कर ले और देख ले कि वो आपके साथ गया है, क्योंकि सीसीटीवी
हमने मॉनिटर किया था तो उसमें लगा कि आपके सामान के साथ गया है। उन्होंने सीसीटीवी का रेफरेंस दे दिया। देना जरूरी था। तो उन्होंने, जो कस्टमर था उसने कहा कि मैं चेक कर लेता हूं या लेती हूं, जो भी है। और गई, कहती है हाँ ये लगता है ये मैंने नहीं खरीदा, ये तो मैंने नहीं खरीदा था, ये कैसे आ गया मेरे पास। पर है बहुत सुंदर, तो मैं इसको रख लूंगी और इसका आप पैसा बिल भिजवा दीजिए, पैसे दे दूंगी। तो दोनों का वो रह गया। परंतु ये हुआ कैसे, उसके मन में ये भाव आया कैसे? तो यही है कारण सेंसेस के बंद होने का नुकसान, कि अपने पूरे परिवार की रेपुटेशन को स्टेक पर लगा दिया। करोड़पति अरबपति होने के बाद तो ये इस उसने वाक्य ने, इस स्टेटमेंट, इस मतलब स्टोरी ने, छोटी सी स्टोरी ने जो उन्होंने मुझे बताई, तो मैंने को यही समझ में आया कि यही है नुकसान भाषा तत्व के ना समझने का। प्रिसाइजली। और यही है भाषा तत्व के समझ का फायदा, कि उस नुकसान को रिकवर भी कर लिया और किसी को मेंटली नुकसान नहीं दिया। ट्रेड ऑफ। तो सोचो कि कितना टाइम, कितनी मेंटल एक्सरसाइज करी गई होगी इस वाक्य को पूरा एग्जीक्यूट होने में, दोनों की तरफ से, कस्टमर की तरफ से और दुकानदार की तरफ से। अगर इतना ही समय प्रोडक्टिव होता, इसको कहते हैं, इसको क्या आप इसको प्रोडक्टिव कह सकते हो? क्या इसको आप, कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? इमेजिन 60-70 लोग तो इन्वॉल्व हो गए दुकान के, और उनका पूरा परिवार, कस्टमर का पूरा परिवार इन्वॉल्व हो गया। और बेइज्जती ना हो जाए, ये बात बाजार में ना चली जाए, उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा खर्चना पड़ा, चलो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरे समाज में जो नुकसान होता, जिसका रिकवरी संभव नहीं था, सिर्फ एक विचार ने यह कर दिया। कि विचार का एग्जीक्यूशन गलत दिशा में हो गया। उसका एकमात्र कारण था कि हमारा भाषा तत्व जागृत नहीं था। यहां पर मैं व्यवहार ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। हमारा जबकि इस बार का थीम है व्यवहार ज्ञान, तो व्यवहार ज्ञान के ऊपर भाषा तत्व बहुत ज्यादा आधारित है। इसलिए मुझे आज ये भाषा तत्व को उठाना पड़ा कि व्यवहार ज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व जो है वो भाषा तत्व है, भाषा मॉलिक्यूल है। हिंदित्व इसका नाम दिया गया है, हिंदित्व। और यह भैरव का ज्ञान है, भैरव ज्ञान। और मुझे आज ये लेना पड़ा क्योंकि व्यवहार ज्ञान का हमने वो सब्जेक्ट लिया हुआ है, उसके अंदर ये टॉपिक आना बहुत जरूरी है कि भाषा तत्व के बिना व्यवहार ज्ञान तकरीबन बेकार है। व्यवहार ज्ञान भाषा तत्व पर ही आधारित है प्राइमरीली।
सनातनता का सारा सिस्टम ही आपका भाषा तत्व पर आधारित है। मतलब भाषा तत्व इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके ऊपर आपका पूरा व्यवहार ज्ञान डिपेंडेंट है। और इसको भैरव ज्ञान क्यों कहा मैंने? इसको मैंने भैरव ज्ञान कहा क्योंकि मेरे पास एक पुस्तक आई थी, आई होगी कोई 10-12 साल पहले। एक ये पुस्तक आई थी, 10 महाविद्या। 10 महाविद्या। और इस पुस्तक में, यह पुस्तक मुझे भेंट की थी किसी ने, गीता प्रेस गोरखपुर वालों की है ये। और इसमें बताया गया है, एक जगह पर भाषा तत्व की थोड़ी सी जानकारी दी गई है। बाकी समझनी हमें पड़ेगी, इसमें तो खाली वो दिया हुआ है। मैं आपको वो थोड़ा सा पार्ट पढ़ के बताऊंगा। मैं इसका थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ के बताऊंगा कि भैरवी, त्रिपुर भैरवी छठी महाविद्या है। छठी, ये 6 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। छठी महाविद्या है और त्रिपुर भैरवी इसका नाम है। अनूर्तमा इसको कहा गया है, कलयुग में अनूर्तमा। त्रिपुर भैरवी कलयुग में अनूर्तमा कहलाती है। ये त्रिपुर भैरवी अब जया एक तीसरी महाविद्या है, छिन्नमस्ता। अगर आपने ये देखी हो, इसको तीसरी महाविद्या कहा गया है। तो इसकी दो चेलियां हैं, 2 शिष्याएं हैं, जया और विजया। तो इसमें एक अनूर्तमा और एक अनूर्जा बनी है। और त्रिपुर भैरवी जो है वो अनूर्तमा बनी है। ये कहता है, त्रिपुर भैरवी के बारे में लिखा है कि क्षीयमाण विश्व के, क्षीयमाण मतलब जिसका क्षय हो जाता है, यानी जो साइकिल में चलता है, रिसाइकलिंग के लिए जब तैयार हो जाता है। विश्व के क्षीयमाण मतलब जो रिसाइकलिंग होता रहता है, रिसाइकलिंग का प्रोसीजर चलता है। विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव है। ये जो काल भैरव है ना, ये है इस रिसाइकलिंग के, टेक्नोलॉजी के भगवान भैरव। इसीलिए भाषा तत्व के जो मालिक हैं वो है भैरव, कुच्छल भैरव। कलयुग में कुच्छल भैरव कहा गया है उनको। और उनका स्थान बना है मुदाफरा, हापुड़ के पास, उत्तर प्रदेश में। टेक्नोलॉजी के भगवान कहलाते हैं वो भैरव। और वही है अब कुच्छल भैरव। काल भैरव अब कुच्छल भैरव बन चुके हैं। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। उनकी शक्ति ही त्रिपुर भैरवी है। और यहां पर लिखा है, और तो बहुत कुछ लिखा है, पर जो जरूरी चीजें मैं बताना चाहूंगा। आगम ग्रंथों के अनुसार, कुछ ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ मतलब वेद और वेद के आगे के जो इनिशियल डिस्कशंस के जो ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एक अक्षर रूप है। यानी ओम, ओम जिसका आप उच्चारण करते हैं वो त्रिपुर भैरवी है। वो त्रिपुर भैरवी का दिया हुआ है। ओम का जो उच्चारण करते हैं, प्रणव कहते हैं उसको, एक अक्षर रूप ओम, वो त्रिपुर भैरवी का दिया हुआ है। और उसमें लिखा है
कि इनसे संपूर्ण भुवन प्रकाशित होकर के रह रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। यानी रिसाइकलिंग का प्रोसीजर चलता है त्रिपुर भैरवी के द्वारा, जो अब अनूर्तमा कहलाती हैं। यानी एक्चुअली अब एक ना कुच्छल धूमावती, अगर मैं बताऊं आपको तो कुच्छल धूमावती एक महाविद्या है, धूमावती एक महाविद्या है, 7 नंबर पर आती है वो, और वो धर्म की स्थापना का प्रतीक है 7 नंबर केतु। अनूर्जा कहा गया है उसको, जो त्रिपुर भैरवी और त्रिपुर भैरवी अनूर्तमा हो गई, और नहीं, मेरा मतलब अनूर्तमा जो है, हाँ, त्रिपुर भैरवी अनूर्तमा हो गई और त्रिपुर भैरवी का अंश आ गया, अनूर्तमा हो गई उसमें जया में, और विजया में धूमावती का अंश आ गया, तो वो अनूर्जा हो गई कलयुग में। और धूमावती कुच्छल धूमावती हो चुकी है, जो कि मुदाफरा में बैठी है भैरव के साथ। और इसीलिए अब ओम बोलने के, ओम के उच्चारण में बहुत सारे सुधार किए गए हैं, इंप्रूव किया गया उसको। अभी तक जब हम ओम बोलते थे, ओम का उच्चारण करते थे, तो उच्चारण लंबा बहुत हो जाता था, पर ओम के उच्चारण में हमें वो लाभ नहीं मिल पाता था जो मिलना चाहिए। तो उसका कारण खोजा गया, तो उसका एकमात्र कारण निकला कि आपका एक तत्व, भाषा तत्व के साथ ही है वो, क्योंकि वो निकलेगा ही तो, भाषा तत्व तो बिगड़ा है ही, भाषा तत्व तो बिगड़ा है ही, और एक और तत्व उसके साथ कोई है जो उसको वो भी डैमेज होता है, तब जाकर के वो सारा का सारा जो आप ओम का उच्चारण का जो लाभ मिलता है, उन्हीं तत्वों की हल्की सी रिकवरी में ही होता है, ज्यादा लाभ मिल नहीं पाता। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम लोग जब ओम का उच्चारण करते हैं तो मुंह से करते हैं, नेचुरली उच्चारण बोलोगे तो मुंह से, परंतु सांस लेते हो नाक से, ओम का उच्चारण किया मुंह से और सांस लेते हो नाक से, तो इससे क्या फर्क पड़ा भाई? क्या फर्क पड़ा? तो फर्क यह पड़ा कि आपकी भक्ति जो आप कर रहे थे, वो उसका इफेक्ट बहुत कम रह गया। मतलब इमेजिन के क्या रिजल्ट्स हैं, क्या कहां रिजल्ट आते हैं और कैसे रिजल्ट आते हैं, और पता क्यों नहीं लगता उनका, कि ओम का उच्चारण जब आप लंबा करते हैं और नाक से सांस लेते हैं, तो आपकी भक्ति जो है वो रिड्यूस हो जाती है, भक्ति की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो जितना मिलना चाहिए था आपको, उससे बहुत कम मिल पाता है। इसीलिए मौन व्रत की प्रथा चलाई गई। पर उच्चारण करना है ओम का, तो मौन व्रत से काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसके लिए ऐशो ज्ञान ने कुछ टेक्निक्स दी हैं, विधाएं बनाई हैं, विधि बनाई है। उस विधि का उपयोग करना ही पड़ेगा अगर आप अपने ओम के उच्चारण का लाभ उठाना चाहते हैं तो। अब सोच लो, समझ लो आप कि विधियों के कितना इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर्स कितना इंपॉर्टेंट है, और सारे प्रोसीजर्स के मालिक हैं महाविष्णु। कुछ ना कर गुरु के रूप में, कुछ ना कर गुरु के रूप में उन्होंने कुछ ना कर का यही है कि उन्होंने प्रोसीजर्स दिए सारे के सारे। उन प्रोसीजर्स का यूज करोगे तो लाभ ही लाभ मिलेगा।
और नहीं करोगे तो लाभ कम होता चला जाएगा। वो नेगेटिव थिंकिंग किसको कहते हैं पता है? मैंने मेहनत तो इतनी करी पर रिटर्न इतनी मिली। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव थिंकिंग। और पॉजिटिव थिंकिंग इसी को, अरे जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से मुझे वो रेम्यूनरेशन मिल गई, उसके हिसाब से मुझे रिटर्न मिल गई, बात खत्म। तो पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग का यही फर्क है, इतना सही। शेयर मार्केट में जैसे कि अभी एक बहुत बड़ा एपिसोड हुआ, आपको पता होगा अडानी ग्रुप के साथ, कि एक रिपोर्ट आई और उसके कारण उनकी नेटवर्थ जो है बहुत कम हो गई। 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, शायद ऐसा कुछ कहा जाता है, जबकि वो नुकसान था ही नहीं। कैसे ऐसे कि जो 10 लाख की वैल्यू थी जिस चीज की, उसकी वैल्यू मार्केट ने 25 लाख कर दी और फिर 15 लाख कर दी। तो नेगेटिव थिंकिंग विल से 25 से 15 हो गई और पॉजिटिव थिंकिंग विल से 10 से 15 है अभी भी। यही है फर्क नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग का, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और नेगेटिव थिंकिंग ने आपको नुकसान कितना दिया? हार्ट अटैक। और फिर कहते हैं कि हमें ये बीमारी, हार्ट की प्रॉब्लम आई कैसे, क्यों आई? हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, ईमानदारी से चुपचाप बैठ करके हम देखते थे मार्केट। जबकि आपको फंडामेंटल नहीं पता कि मार्केट ड्राइव करती है प्राइस को, हम नहीं कर सकते। हम अगर प्राइस डिफाइन करते हैं तो वो बहुत कम होती है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ कि जब तक मैं कोई चीज किसी को दे रहा हूं, मान लो मैंने कोई चीज दी और उसकी प्राइस रखी 100 रुपए, क्योंकि मुझे 60 रुपए का पड़ता था, 20 रुपए मेरे खर्चे आते थे और 20 रुपए का प्रॉफिट, जो स्टैंडर्ड टर्म्स चलती है मार्केट में। तो 100 रुपए का दिया। अगर मैं उसकी प्राइस नहीं रखता तो सामने वाला जो आया था उसको पता था कि ये प्रोडक्ट मेरे को 10,000 रुपए का काम देगा, मेरे 10,000 रुपए बचाएगा। और ये प्रोडक्ट मेरे 10,000 रुपए हर महीने बचाएगा। और वही प्रोडक्ट किसी के हो सकता है 50 रुपए बचाए, किसी के हो सकता है 10 रुपए बचाए, किसी के हो सकता है 1 लाख बचाए। तो आपने अगर 100 रुपए प्राइस रखी है तो आप देखो कि क्या होगा। और अगर प्राइस मार्केट डिफाइन करती है, 4 लोगों को पता लग गया कि यार ये प्रोडक्ट का ये यूज है, तो वो खुद कॉपी कर लेंगे उसको। तो आपको क्या मिलेगा? तो ये समझो कि ज्ञान का कीमत, कहते हैं ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। क्यों? तो ज्ञान की कीमत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो सामने वाला उसका कितना उपयोग कर पाएगा, उसके लिए वो ज्ञान है कि नहीं है, उसके लिए वो ज्ञान वर्थ है कि नहीं है। जब प्रोडक्ट की बात करी थी मैंने, तो प्रोडक्ट का तो पता है खरीदने वाले को कि हाँ मुझे ये कितना काम आएगा, बेचने वाले को नहीं पता। तो ठीक है, बेचने वाला जो एक प्राइस रख दी और बेच दिया उस पर जब ज्ञान की बात आती है तो सामने वाले को वो ज्ञान कितना काम आएगा ये पता नहीं है। तो वो प्राइस सामने वाला ही डिफाइन कर सकता है कि इस ज्ञान की इतनी कीमत है।
इसी को सत्य और असत्य के एंगल से समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सत्य और झूठ के एंगल से समझेंगे, सच और झूठ के एंगल से समझेंगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा। ठीक, तो बात हो रही थी कि प्रणव, ओम जो बोलने का, ओम की जो टेक्नोलॉजी दी है वो त्रिपुर भैरवी की दी हुई है। अब मैंने कहा भैरव है टेक्नोलॉजी के मालिक, तो भैरवी का नाम कहां से आ गया? तो भैरवी जो है, त्रिपुर भैरवी जो है, वो उस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्ट बना करके देती हैं। काल भैरव ने प्रोडक्ट बनाया और त्रिपुर भैरवी ने उसको यूजेबल यानी कपड़े पहनाए, यानी मेकअप किया और फिर उसको बेचा। सत्य को हमेशा नंगा कहा गया कि सत्य नंगा होता है। यहां पर नंगा का मतलब है क्लियर कट, नो स्ट्रिंग्स अटैच, जैसे कि नया नया बेबी डिलीवर हुआ। तो यहां पर जो पढ़ रहा था मैं, वो आपको पढ़ के सुना रहा था। इस अंत में इसी में लय हो जाता है, यानी ओम से ही प्रकृति का निर्माण होता है और ओम में ही विलीन हो जाता है। तो यहां पर यह बात ना एक्चुअली, हाँ, बहुत और इंपॉर्टेंट बात एक समझने वाली है यहां पर, कि यहां पर बात प्रकृति की नहीं हो रही है, प्रवृत्ति की हो रही है। प्रवृत्ति और प्रकृति दो अलग अलग चीजें हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूं, जो लय ओम जो शब्द है, वो आपकी प्रवृत्ति से लिंक्ड है, प्रकृति से नहीं है। अगर आप प्रकृति से उसको जोड़ करके उपयोग करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और प्रवृत्ति के साथ जोड़ करके जब आप उपयोग करना शुरू करेंगे इसको, तो यह आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा, शिव ज्योति जलाने लगेगा मस्तक में। यही है वो जो शिव ज्योति का प्रकाश बनता है। ओम के उच्चारण से शिव ज्योति का प्रकाश बढ़ता है, तेज बढ़ता है, कहते हैं ना तेज। तो ये कह रहा है आ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं। ओह, कमाल है, मतलब कमाल है कि वर्ण जो हैं 16 वर्ण, 16 वर्ण कौन से? ए, आ, ई, ओ, औ वगैरह वगैरह, जो हिंदी के अक्षरों में जिनको वर्ण कहा गया है, वो भैरव कहलाते हैं। और जो इनका उपयोग करना जानता है वो ही कुच्छल भैरव का अनुयायी होता है, शिष्य बन सकता है। मतलब कमाल है। समझे? तो भैरव टेक्नोलॉजी के मालिक, और वर्ण उनको दिया, वर्ण जो है भाषा के जो वर्ण हैं वो दिए गए हैं भैरव के द्वारा, वो भैरव कहलाते हैं। 16 हैं, 16 वर्ण जो भैरव कहलाते हैं, मतलब ग्रुप को भैरव कहा गया है। ऐसे ही 18 तत्व हैं जिनको के कृष्णिष्ठ के मालिक, कृष्णिष्ठ मालिक हैं जिसके, और 6 जो तत्व हैं उनके मालिक है शुक्रायु। और 16 वर्ण के जो मालिक हैं वो है भैरव, कुच्छल भैरव, जिनका स्थान है मुदाफरा, हापुड़। और फिर लिखा है इसमें क्या लिखा है, हाँ, 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा कै से क्षय तक, कै से का मतलब कबूतर, का से क्ष तक, क्ष मतलब
क्षय होना, मिट जाना। क्षय मतलब क्ष कहते हैं, कक्षा में क्ष आता है, क्षत्रिय क्ष। तो 16 का से क्ष तक के वर्ण योनि या अथवा भैरवी कहलाते हैं। मतलब बाकी बचे कितने, का से लेके क्ष तक गिन लो, कितने होंगे पता नहीं, टोटल 52 है, तो 52 में से 16 कम कर दो, उतने होने चाहिए। तो आप देख लेना, वो हिंदी के अक्षरवाली को देख लो, अक्षरावली को, उसमें वर्ण जो है 16 वर्ण, उनको निकाल दो, तो बाकी जो सारे हैं वो भैरवी कहलाते हैं। उस ग्रुप को भैरवी कहा गया है। तो ये है अक्षर ज्ञान जो दिया भैरव ने। टेक्नोलॉजी, पूर्ण टेक्नोलॉजी, संपूर्ण टेक्नोलॉजी, आनंद देने वाली टेक्नोलॉजी। और अब ब्रह्मांडधीश का मंदिर लग रहा है, वहीं पर बन रहा है, श्री शिव स्थापित हो चुके हैं वहां पर, मुदाफरा हापुड़ के पास। और वहां पर हर दूसरे रविवार को या शनिवार को, वो मुझे पता नहीं अभी एग्जैक्टली क्या करेंगे, या तो रविवार या शनिवार, एवरी सेकेंड एंड फोर्थ, मतलब 15 दिन में एक बार निकलेगी परिक्रमा के लिए। ब्रह्मांडधीश निकलेंगे भैरव से मिलने जाने के लिए, ये चेक करने के लिए कि उन्होंने समाज के भले के लिए अब नया क्या बनाया है, क्या नई टेक्नोलॉजी दी है, वो उसका ज्ञान लेने के लिए भैरव से मिलने जाएंगे ब्रह्मांडधीश पालकी में बैठ करके। मेरे को लगता है वो पालकी, मैं आपको, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिए, क्योंकि वो फोटो आई थी मेरे पास जी। ये देखिए, ये पालकी है, वो अभी शायद कंप्लीट पूरी हुई है कि नहीं हुई है मुझे पता नहीं, पर दिख रही है, तकरीबन तकरीबन ऐसे दिखेगी। और ये ब्रह्मांडधीश बैठे हैं, आप देख रहे होंगे यहां पर। तो इनकी पालकी हर 15 दिन में एक बार निकलेगी, वहां पर जाकर के, और भैरव जी से समझेंगे, उनको बताएंगे कि क्या जरूरत है और क्या नया दिया उन्होंने। टेक्नोलॉजी के मालिक है, तो जिनको भी टेक्नोलॉजी पर काम करना है, रियल में जो टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहते हैं, तो उनको कुच्छल भैरव के दर्शन करने चाहिए। वहां जाकर के जल अभिषेक करें श्री शिव का, तो आपको डेफिनेटली ज्ञान दिशा दिखाई देगी। पर कंडीशन वही है, विधि ठीक होनी चाहिए, प्रोसीजर ठीक होना चाहिए, एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए, योग्यता आपकी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी के बिना नहीं मिलेगी, क्यों, मिल तो रही है पर आप ले नहीं पाते। क्षमता होनी चाहिए आपको लेने की उसकी, क्यों, वो जो दे रहे हैं वो क्षमता भी तो आपको समझ भी तो आना चाहिए। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और जो मिल रहा है वो समझ आना चाहिए। तो इसके लिए आपको अपनी स्क्वायर कोशेंट इंप्रूव करनी पड़ेगी, ऐशोनिधि बढ़ानी पड़ेगी, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर के आप टेक्नोलॉजी के मामले में, एरिया में बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं, जो कि पूरे विश्व को फायदा देगा, मानव समाज के फायदे का होगा। बाकी समाज को तो दे या ना दे मैं कह नहीं सकता, नुकसान तो नहीं देगा किसी को भी, ये पक्की बात है, नुकसान नहीं देगा किसी को भी। तो अक्षर ज्ञान, ये जो टेक्नोलॉजी के भगवान हैं भैरव, और उनकी जो आगे वो है भैरवी, वो है धूमावती, कुच्छल धूमावती, निश्चल धूमावती, एक्चुअली निश्चल धूमावती।
और उनकी दो शिष्याएं हैं, अनुर्जा और अनुर्तमा। तो मैंने आज का जो दिन चुना था वो भाषा तत्व के बारे में। तो ये सारी चीजें भाषा तत्व के से रिलेटेड हैं, और भाषा तत्व के लिए HBM टेक्नोलॉजी दी गई है। HBM हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी, और CBM कन्वर्ट योर ब्रेथ इनटू मेडिसिन, एंड शंख टेक्नोलॉजी कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल फॉर यूज। और एक और टेक्नोलॉजी है फेम मैनेजमेंट, और ये फेम मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी है ये आपके जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन को मैनेज करने के लिए काम आती है। जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन मैनेज करने के काम आती है। तो इस प्रकार 4 टेक्नोलॉजीज हो गई अवेलेबल मूलतः, मूल जिनको टेक्नोलॉजी कहा जाएगा, CBM, HBM, शंख एंड फेम मैनेजमेंट। चारों एक बार फिर से बता देता हूं। फेम मैनेजमेंट आपके जेंडर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए, CBM आपके ब्रेथ को मेडिसिन बनाने के लिए, HBM हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी आपके भाषा तत्व को सुधारने के लिए। तो उससे आपके भाषा तत्व से रिजल्ट क्या मिलता है पता है आपको? आपके पेन रिलीविंग। और 5वीं टेक्नोलॉजी एक और है एक्चुअली, तो एक्यूपुलर। वो HBM के साथ कनेक्टेड है, इसलिए उसको अलग से बताया नहीं था मैंने, पर आई थिंक बताना जरूरी है। हार्ट बीट मॉड्यूलेशन टेक्नोलॉजी एंड एक्यूपुलर का यूज करते हो तो आपके जॉइंट्स का जो पेन है, जोड़ों का दर्द है, मस्कुलर पेन है, और साइटिका, और आपका जो ये क्या कहते हैं इसको, स्पॉन्डिलाइटिस, और आपकी टेल बोन की प्रॉब्लम्स, आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम्स, उन सबके लिए है ये। विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, HBM टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही यूज होता है एक्यूपुलर। तो CBM हो गया, फेम मैनेजमेंट हो गया, एक्यूपुलर हो गया, HBM हो गया, और एक है शंख टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी वेस्ट को एनर्जी में कन्वर्ट करना सिखाती है। कन्वर्ट योर वेस्ट इनटू एनर्जी। तो इस प्रकार 5 टेक्नोलॉजीज दी हैं एशो सभ्यता ने, एशो सिविलाइजेशन, और इनका उपयोग करोगे, इनको यूज करोगे तो आप मानव जन्म का यूज करना सीख रहे हो। और फिर आप जो चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहते हो। डिलीवरी का टाइम याद रखना कि डिलीवरी जो है उसमें जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा ही। अगर आपको प्रोडक्ट नॉर्मल चाहिए, तो रोग मुक्त चाहिए, तो बीमार नहीं चाहिए, तो 9 महीने 9 दिन की डिलीवरी होती है। $79 days, 270 8 2 10 279 डेज की प्रेगनेंसी होनी चाहिए। उससे ऊपर हो सकती है, उससे कम होती है तो मतलब आपको समझो कि
कोई ना कोई रोग है उसको। नॉर्मल जो है वो 279 डेज की डिलीवरी होनी चाहिए प्रेगनेंसी की, 279। तो 279 डेज के बाद डिलीवर होना चाहिए अगर आपको रोग मुक्त चाहिए चाइल्ड बच्चा। तो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं भाई, ये डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी का पहला स्टेप है। कि डिलीवरी शेड्यूल इज अडेयर्ड टू नेचुरल डिलीवरी शेड्यूल 279 डेज, और 280वें दिन डिलीवरी हो तो वो बेस्ट माना जाता है। टू 280 या 281 में डिलीवरी हो तो वो परफेक्ट मानी जाती है। 280 बेस्ट और 281 परफेक्ट। तो आप ये डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के कुछ फंडामेंटल्स हैं जो बताने जरूरी थे। यहां पर बात डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की हो रही है, उसके बाद क्या होगा वो नहीं पता। खैर, तो और ये 7 फेजेस ऑफ लाइफ की तो हमने बात पहले भी करी है, तो आज भी मैंने कहा एक बार दिखा देता हूं कि गर्भकाल 3 साल का बताया है, डिलीवरी के बाद भी है 2 सवा 2 साल। फिर बाल्यकाल, फिर संभाल काल, फिर कर्मकाल, फिर विवाह काल, परिवार काल, संपूर्ण आनंद काल, ऐसे करके 7 फेजेस ऑफ लाइफ है और उनके प्रोसीजर्स के नाम दिए हुए हैं। गर्भकाल निश्चलिज्म, बाल्यकाल एम्बिडिज्म, संभाल काल आइडोलिज्म, कर्मकाल शोडिशिज्म, विवाह काल युगलताइज्म, परिवार काल शुक्रिज्म और संपूर्ण आनंद काल केतुइज्म। तो ये एशो सिविलाइजेशन के ने हमें बताया है और वो 5 टेक्नोलॉजीज बताई हैं। तो उनका उपयोग करके अगर हम ये सातों के साथ फेजेस बिताएं तो गारंटी है कि मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ जाएगी काफी हद तक, और जीवन कष्ट मुक्त बीतेगा, बिना कष्ट के बीतेगा ज्यादातर। और ये जो चल रहा है, ये चल रहा है ये क्या चल रहा है अभी, ये हमारा चल रहा है क्या कहते हैं उसको, कहाँ चला गया वो, कि मैं वो चित्र दिखा रहा था जो आपको, नहीं ये भी नहीं, वो सनातनता वाला एक्चुअली पहला जो चित्र था ये दिखा रहा था, मैं आपको दिखाना चाह रहा था वापस। सनातनता की यही है पहचान, अपने भविष्य का खुद करो निर्माण। तो ये बाल्यकाल से शुरू हो जाता है, गर्भकाल तक आप डिपेंडेंट रहते हो, पर बाल्यकाल से शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि गर्भकाल के से पता लगता है कि पुरुष फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आता है और स्त्री लड़की को फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं मिलती है। यह बात बहुत समझने वाली है कि फाइनेंशियल फ्रीडम
पुरुष लेकर आता है, गर्भकाल के बाद उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाती है, गर्भकाल के पूर्ण होते ही, और कन्या को कभी भी नहीं मिलती। तो और ये चीजें समझ में तब आती है जब आप 7 फेजेस ऑफ लाइफ को एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, कोशिश करना शुरू करते हैं। और व्यवहार ज्ञान के आधार हैं ये। हम व्यवहार ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं पूरे ज्ञान कुंभ में, तो व्यवहार ज्ञान के ये टेक्नोलॉजीज है, ये सिस्टम है, ये विधाएं हैं जो बताने की कोशिश की जा रही है इस ज्ञान कुंभ में। अब लगता है समय हो रहा है और हमें वो भी करना है, क्या कहते हैं, अब समय समाप्त हो रहा है। मैं तो और बोल सकता हूं, मेरे पास तो अभी शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, परंतु शायद सुनने वालों के पास टाइम ना हो, तो इसलिए मैं आज का सत्र यहीं पर समाप्त करूंगा। नॉर्मली हम लोग भजन भी इनमें इंक्लूड करते हैं, पर ऑनलाइन वाले प्रोग्राम में मैं भजन नहीं इंक्लूड करता हूं। लेकिन जब कथा होती है, ऑफलाइन कथा होती है, उसमें भजन भी रहते हैं 4-5। वो आपके भाषा तत्व को रिफ्लेक्ट करने के लिए हैं। जब आप उनका गान करते हो, वो स्पेसिफिक भजन है, बनाए गए हैं जो आपके भाषा तत्व को की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं। प्राइमरीली उनका पर्पस यही है। कथा में भजन को इंक्लूड करने का एकमात्र कारण ही यही है कि वो आपके भाषा तत्व को इंप्रूव करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को। और हम लोग प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत करते हैं कृष्णेंद्र कथा। और हमारे भाषा तत्व को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलती है गौशाला में जाकर के। वो गौशाला जहां पर ब्रह्मांडधीश की स्थापना हुई हो, वो जरूरी है, उसके बिना नहीं काम चलता, वो तो बहुत जरूरी है। तो अब हम गाय ज्ञानिता के साथ इस सत्र का समापन करेंगे। गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे। गाय ज्ञानिता प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आज का सत्र समाप्त करने के लिए गाय ज्ञानिता का पाठ करेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। इतनी शक्ति हमें दे ना माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। मेरा मन जो है सुदृढ़ रहे, दृढ़ रहे, हठ योग जिसको कहते हैं। पर मन पे विश्वास चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए मन के ऊपर विश्वास। अनेक रस्तों में है एक रास्ता, भूल कर भी कोई भूल ना हो। इतनी शक्ति हमें दे न माता, मन पे विश्वास कमजोर ना हो। मन पे विश्वास कमजोर ना हो। जय कृष्णेंद्र।